हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने यूरोड्रोन का प्रोग्राम जो है एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। तो ऑफिशियली इंडिया अब यूरोड्रोन प्रोग्राम में ऑब्जर्वर है, जिसको लेकर पिछले साल अगस्त में ही इंडिया द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। तो यूरोड्रोन प्रोग्राम के अंतर्गत एक मेल कैटेगरी के ड्रोन को बनाया जा रहा है जो कि कैपेबिलिटी वाइज MQ-9 की श्रेणी में आएगा। तो आप इनको रुस्तम प्रोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही किसी और ड्रोन प्रोग्राम से कंपेयर कर सकते हैं जो कि इंडिया में चलाए जा रहे हैं। इवन जो आर्चर NG है वो भी इस कैटेगरी में नहीं है। मेल ड्रोन्स वो ज़रूर हैं पर वेट क्लास सेम नहीं है। आप इन्हें हेरॉन TP से ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं, जिसको IAI ईटन कहा जाता है। अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये चीज़ क्लियर कर दें कि जो IAI हेरॉन TP है ये हेरॉन मार्क 1 और हेरॉन मार्क 2 से डिफरेंट है, क्योंकि कैपेसिटी वेट क्लास डिफरेंट है। एक और यहाँ पर जो बड़ा डिफरेंशिएटर है वो ये है कि यहाँ टर्बोफैंस यूज़ किए जा रहे हैं और उन ड्रोन्स में पिस्टन इंजन्स को यूज़ किया जाता है, तो कैपेसिटी नेचुरली कम है। तो एक आर्ग्यूमेंट उठता है कि क्या ये डोमेस्टिक ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम को हर्ट करेगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडिया एज एन ऑब्जर्वर ही गया हुआ है। तो एक तरीके से आप उसे प्लान B कह सकते हैं। इंडिया उस प्रोग्राम में पार्टनर नहीं है। प्लान A मोस्ट लाइकली इंडिया का खुद का हेल UAV प्रोग्राम है, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी करी जा रही थी ADE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, और वो कुछ MQ-9 की तरह दिखने वाला ड्रोन था। तो ये बात हम आपको बता दें कि उस पर प्रोग्राम इनिशियल स्टेटस पर है, वहीं पर जो आर्चर NG का प्रोग्राम है ये एडवांस स्टेटस पर है। तो हमारा ये मानना है कि यूरोड्रोन प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पर ऑब्जर्वर बने हैं, साथ ही साथ इसको एज अ प्लान B भी हम शायद लेकर चल रहे हैं। बाकी फिलहाल MQ-9 ड्रोन्स हमारे द्वारा एज अ स्टॉप गैप लिए जा रहे हैं। वहीं पर हेल ड्रोन्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है। तो ये फ्यूचर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिक्वायरमेंट हमारे डोमेस्टिक ड्रोन से पूरी करी जाती है, जिस पर हम फिलहाल काम कर रहे हैं, या फिर इन यूरो ड्रोन के प्रोक्योरमेंट पर हम एक्चुअली विचार करते हैं। खैर, अब यहाँ से हम यूरो ड्रोन की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो यूरो ड्रोन एक हेल कैटेगरी का UAV है, जिसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग ऑलमोस्ट 45,000 फीट या फिर 13.7 किलोमीटर है। तो ये ड्रोन अराउंड 2300 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा। इसके अंतर्गत डिफरेंट सेंसर्स, बॉम्ब्स और एयर टू सरफेस मिसाइल भी ये ड्रोन कैरी कर पाएगा। तो जैसे कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं MQ-9 और IAI ईटन, वो सिंगल इंजन को यूज करते हैं, वहीं यहाँ पर 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और दोनों सेपरेटली 1200 से 1600 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। और ये काफ़ी हल्के ऑलमोस्ट 280 किलोग्राम्स के इंजन्स हैं, जिनको जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया जाता है। इनको जनरल इलेक्ट्रिक कैटलिस्ट इंजन कहा जाता है। तो क्लियरली जो पावर टू वेट रेशियो होने वाला है इन ड्रोन्स का, ये इनके कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो यहाँ पर 11,000 किलोग्राम्स तक पहुंच सकता है और एंड्योरेंस यहाँ पर 18 से 40 आवर्स तक का बताया जा रहा है। मैक्सिमम स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की होगी। तो इन ड्रोन्स का जो स्टेटस है वो ये है कि इन्होंने अभी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट नहीं करी है। ऑल्दो इसको 2025 में ही यानी कि इसी साल प्लान किया गया था, पर ये हो नहीं पाया। कोविड की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले हुई। उसके बाद अब जाकर जो नई फर्स्ट फ्लाइट की टाइमलाइन है ये मिड 2027 की बताई जा रही है। तो ये ड्रोन बेसिकली ISR मिशंस को परफॉर्म करेगा और ग्राउंड सपोर्ट भी प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। बाकी जैसा कि आप डिज़ाइन दे सकते हैं, पुशर कॉन्फ़िगरेशन में इंजन्स दिए गए हैं, 2 के नंबर्स में हैं जैसा कि हमने बताया, और ये 2 के नंबर्स में इंजन्स को लगाने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कारण है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो जॉइंट यूरोपियन प्रोग्राम्स होते हैं वो ईजी नहीं होते, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। और ये चीज़ हमने यूरोफाइटर प्रोग्राम में भी देखी थी, जहाँ पर इनिशियली फ्रांस जो है वो इस प्रोग्राम का पार्ट था, लेकिन अल्टीमेटली अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से उन्होंने सेपरेट प्रोग्राम को चूज करना उचित समझा और इसलिए रफाल का जन्म हुआ। तो यहाँ पर भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज 2 इंजन्स नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के वजन को बढ़ाता है। तो जर्मन रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी कि हम इसे अर्बन एरिया के ऊपर यूज करेंगे, तो अगर एक इंजन फेल होता है तो कम से कम दूसरा इंजन यहाँ पर होना चाहिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर फ्रांस का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसे कॉम्बैट एरियाज में यूज करने वाले हैं, तो 2 इंजन यूज करने की वजह से ये ड्रोन भारी हो जाएगा और एफिशिएंसी भी यहाँ पर अफेक्ट होगी। बाकी प्राइस और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ऊपर जाएगा ही। MQ-9 के कंपैरिजन में ये ड्रोन ज़्यादा भारी है, जिसको आइडियल नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी यूजर्स होने वाले हैं, इसमें सबसे पहली जर्मन एयरफोर्स होगी, ये उन्हीं का इनिशिएटिव था। फिर इटालियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के साथ साथ स्पेनिश एयरफोर्स द्वारा भी ये इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ पर एयरबस, डसॉ एविएशन और लियोनार्डो ग्रुप का भी पार्टिसिपेशन है। और ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग हुआ कि ये प्रोग्राम आगे कैसे जाता है, क्योंकि शुरुआत में ही कुछ डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है, इसलिए शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद इस प्रोग्राम से लगाना समझदारी नहीं होगी। तो इंडिया का ये वाइस मूव था कि इंडिया द्वारा यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर ही पार्टिसिपेट किया जा रहा है। बाकी जापान भी इन ड्रोन्स में इंटरेस्टेड है और वो 2023 से ही इस प्रोग्राम के ऑब्जर्वर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।